नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट, महान क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ। कहां पर हुआ? जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता सोमेश्वर चौहान और इनकी माता कपूरा देवी, ये वहीं गुजरात में रहा करते थे। गुजरात में ही इनका जन्म हुआ और जब उस समय अजमेर में चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज द्वितीय। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ही हम पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज थर्ड, और इन्हीं का दूसरा नाम है राय पिथौरा। ठीक है, इनके काफी नाम है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं से कहते हैं राय पिथौरा। यानी इनके पिता सोमेश्वर चौहान से पहले अजमेर की गद्दी पर बैठे थे पृथ्वीराज द्वितीय, और पृथ्वीराज द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तब सोमेश्वर चौहान को अजमेर की गद्दी संभालनी थी। और अजमेर में कौन सा वंश चल रहा है? अजमेर में चल रहा है चौहान वंश, और इसी चौहान वंश के अगले सम्राट यानी पृथ्वीराज द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठेंगे इनके पिताजी सोमेश्वर चौहान, और तभी ये पृथ्वीराज चौहान गुजरात से कहां पर आ जाएंगे? अजमेर में आ जाएंगे। यानी इनका पूरा जो बाल्यकाल है, इनका जो पूरा बचपन बीता वो कहां पर बीता? अजमेर में ही बीता। इनकी बात करें आगे तो इनके जो नाना थे, इनके नाना यानी इनकी माता कपूरा देवी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? अनंगपाल सिंह तोमर, जो कि कहां के राजा थे? जो कि दिल्ली के राजा थे। कहां के राजा थे? दिल्ली के राजा। और ऐसा हम बचपन से सुनते ही आए हैं कि दिल्ली की गद्दी किसकी रही है? तोमरों की रही है। तो दिल्ली के ही राजा थे कौन? अनंगपाल सिंह तोमर। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो ये बाल्यकाल से ही बहुत नटखट थे, यानी बहुत ही चतुर प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही इन्हें खेलकूद और शिकार का बहुत शौक था। ये बहुत ही निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में जब ये एक बार शिकार खेलने गए, 12 वर्ष की उम्र में जब ये शिकार खेलने गए तो ना तो इनके पास कोई हथियार था ना कुछ था। इन्होंने अपने हाथों से ही शेर के जबड़े को फाड़ दिया था और शेर को मार दिया था। यानी 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने बिना किसी हथियार के शेर का शिकार किया था। शेर का शिकार किया था। इनकी कद काठी बहुत अच्छी थी, बहुत ही चुस्त दुरुस्त थे और बहुत ही होनहार थे। इसी कारण इनके नाना अनंगपाल सिंह तोमर इन्हें बहुत पसंद किया करते थे। इतना पसंद करते थे कि इन्होंने अपनी दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी ही किसको बना दिया? इन्होंने अपनी दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी ही बना दिया अपने पोते किसको? पृथ्वीराज चौहान को। क्या बना दिया? दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। और ये महज 16 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। कितनी उम्र में? ये महज 16 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ऐसा माना जाता है कि इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? ऐसा माना जाता है कि इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। ये अलग अलग तरीके की भाषाएं जानते थे। ठीक है ना? इनके बारे में अगली बात यह है कि इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत सारा साम्राज्य विस्तार किया और जगह जगह पर इनके ही चर्चे छाने लगे। जगह जगह पर इनके ही चर्चे छाने लगे। ये बहुत ही कम समय में प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी कुशलता से साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, साथ ही साथ अच्छे अच्छे राजा जो हुआ करते थे उनके साथ मैत्री का प्रस्ताव रखा और सभी को अपनी कुशलता से इन्होंने प्रभावित किया। लेकिन हमारा भारत है ये, और यहाँ पर जब कोई एक पक्का दुख किसी का बढ़ता है तो वहां जलने वाले जरूर होते हैं। और ऐसा ही हुआ किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। यानी ये जितना समृद्ध होते जा रहे थे, जितने ही ताकतवर होते जा रहे थे, उतनी ही संख्या में इनके द्वेषी बढ़ रहे थे, इनके दुश्मन बढ़ रहे थे। और उनमें प्रमुख नाम आता है राजा जयचंद का। ये कन्नौज के गढ़वाल वंश का राजा था, राजा जयचंद। गढ़वाल वंश का राजा था राजा जयचंद, ठीक है ना। और इस राजा जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। क्या नाम था? इसकी बेटी थी संयोगिता। जितना राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, उतनी ही उनकी बेटी संयोगिता उनके प्रति आकर्षित थी, या कहें तो उनसे प्रेम करती थी। और पृथ्वीराज चौहान भी उनको मन ही मन पसंद करते थे। क्या हुआ? राजा जयचंद को जब ये बात पता चली कि मेरी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, तो ये बात राजा जयचंद को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और गुस्से में इसने संयोगिता के स्वयंवर रच दिया। संयोगिता इस बात से अनजान थी। संयोगिता ने अपने यानी कि होने वाले पति यानी पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरे पिताजी ने मेरे लिए स्वयंवर रचा है, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब ये पत्र पृथ्वीराज चौहान को मिला तो पृथ्वीराज चौहान ने उस पत्र का उत्तर ये दिया कि अगर मैं किसी स्त्री को ऐसे किसी स्वयंवर से उठाकर ले आऊंगा तो ये राजपूतों की या क्षत्रियों की क्या होगी? ये राजपूत या क्षत्रियों पर एक कलंक होगा। ऐसे किसी दूसरी की बेटी को उठाकर हम नहीं ला सकते। और हम भी चाहते हैं, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी इसका विरोध कर रहे हैं और मैं उनके विरोध का सम्मान करता हूं। मैं आपको लेने नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एक गलती हो गई राजा जयचंद से। राजा जयचंद ने उस स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलाता नहीं तो काम चल जाता। राजा जयचंद ने एक गलती कर दी। राजा जयचंद ने अपने दरबार पर पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाया, जिसमें उनकी गर्दन झुका दी और एक हाथ में माला दे दी कि जो भी दरवाजे से, जो भी महान राजा उस दरवाजे से उस स्वयंवर में आएंगे तो पृथ्वीराज चौहान का शीश उन सबके सामने झुका हुआ होगा। और जब ये बात संयोगिता को पता चली तो संयोगिता ने दोबारा पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान को, कहा कि अभी तक तो सिर्फ स्वयंवर की बात थी, लेकिन अब मैं मन ही मन आपको अपना पति समझ चुकी हूँ और आपकी जहां भी बेइज्जती होगी मेरे से सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपकी बेइज्जती की जा रही है। आपके पुतले को यहाँ पर, आपके पुतले की गर्दन झुकाकर यहाँ पर खड़ा किया गया है। ये आपके समस्त पूरे के पूरे भारत में ये आपका क्या है? अपमान है। जब ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को तो अब आग बबूला हो गए पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ये बेइज्जती की थी किसने? राजा जयचंद ने। और पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़ा उठाया और कुछ टुकड़ी के साथ, छोटी सी सेना के साथ पहुंच गए कहां? उसी स्वयंवर में। तब तक यहाँ क्या सीन चल रहा होता है स्वयंवर में? जब संयोगिता स्वयं माला लेकर आती है कि अपने स्वयंवर यानी अपना पति चुनने के लिए, तो वो माला उसी पुतले के गले में डाल देती है, जिसको देखकर वहां सभी राजा एकदम से नाराज हो जाते हैं और स्वयं राजा जयचंद भी नाराज हो जाता है। ये कहानी यहाँ चली रही थी। तब तक यहाँ पर एंट्री हुई किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। उस स्वयंवर में उन्होंने संयोगिता को उठाया। सभी के सभी राजा, किसी की हिम्मत नहीं थी कि पृथ्वीराज के सामने तलवार या तीर कमान लेकर आके लड़ने की हिम्मत नहीं थी किसी भी राजा में, क्योंकि जानते थे पृथ्वीराज चौहान जितना बलशाली, पृथ्वीराज चौहान जितना वीर राजा कोई है ही नहीं समस्त भारत में। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से लिया और वापस दिल्ली आ गए और वहां पर उन्होंने संयोगिता से विवाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 13 रानियां थी और संयोगिता ही उनकी सबसे प्रमुख रानी रही। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसे ही साम्राज्य बड़े अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में एंट्री हो गई थी एक अफगानी शासक
जो अफगानिस्तान से आया था, गजनी से आया था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, जिसने सिंध व कश्मीर पर पहले ही आक्रमण कर लिया था और उसने 1179 से 1191 ईस्वी तक लगातार दिल्ली पर 17 बार अटैक किया, 17 बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने लिखा है कि 1179 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक लगातार मोहम्मद गौरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन 17 की 17 बार कौन हारा? मोहम्मद गौरी हारा। उसको बंदी बना लिया गया, लेकिन बार बार वो पैरों तले गिर जाता था, पृथ्वीराज चौहान के गिड़गिड़ाने लगता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान बार बार उसको माफ कर देता था। ये हमारी जो माफ करने की प्रवृत्ति थी, ये बहुत ही हम पर भारी पड़ी है और बार बार भारी पड़ी है। कई राजाओं के साथ धोखा हुआ है इसी माफ करने की प्रवृत्ति के कारण। 1191 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में भी कौन हारा था? ये 17वां आक्रमण था मोहम्मद गौरी का दिल्ली सल्तनत पर और दिल्ली साम्राज्य पर। और यहीं पर कौन हारा इसमें भी? 1191 यानी तराइन के फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भी कौन हारा? मोहम्मद गौरी हारा। लेकिन 1192 ईस्वी में कुछ धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? कि यहाँ पर यह संयोगिता का जो स्वयंवर रच रहा था राजा जयचंद, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वो मन में ही खुन्नस यानी पहले से ही नफरत करता था पृथ्वीराज चौहान से, और जब उसकी बेटी से शादी हो गई, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की हो गई, तो ये मन में एक द्वेष पाले बैठा था कि कब मुझे बदला लेने का मौका मिले। और आ गया था वो समय 1192 ईस्वी में जयचंद जाकर मिल गया किससे? मोहम्मद गौरी से, और इसने बहुत सारे सैनिकों को अपनी साइड मिला लिया। और कहीं ना कहीं एक धोखा यह हुआ कि जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आए, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को याद दिलाया कि क्यों बेटा, भूल गया क्या पुरानी हारें अपनी? तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ चाल खेली। वहां पर वार्तालाप हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे ललकारा कि भाग जा, अब की बार तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। और उसने वहां पर दिखावा किया कि हाँ मैं पीछे जा रहा हूं, और उसने अपनी सेना को कुछ पीछे किया, थोड़ा सा पीछे कर लिया उसने अपनी सेना को। और जैसे ही रात्रि हुई, रात्रि विश्राम कैंप लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही सुबह का समय हुआ, उसने सभी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जो समस्त सैनिक थे वो अपने डेली क्रियाकलाप में बिजी थे। कोई लड़ने की, उन्होंने ये समझा था कि युद्ध तो समाप्ति हो गया है, मोहम्मद गौरी लौट गया है, लेकिन धोखे के साथ ही बिल्कुल सुबह ही आक्रमण कर दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई मोहम्मद गौरी के हाथों, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहां लाया गया? मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया। अब यहाँ पर इतिहासकार दो गुटों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1192 ईस्वी में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारा, मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकार यानी मेनली अगर हम बात करें चंद्रबरदाई कौन था? इनका खास मित्र था पृथ्वीराज चौहान का, और दरबारी कभी भी था अजमेर और दिल्ली का, ठीक है ना। तो इस युद्ध के बाद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या वहीं करवा दी गई, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रबरदाई कहता है अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि मुझे यानी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को लेकर गजनी कहाँ चला गया? अफगानिस्तान चला गया, और वहां पर एक खेल का आयोजन चल रहा था, राजकीय खेलों का आयोजन चल रहा था। और उसी राजकीय खेलों के आयोजन में पृथ्वीराज चौहान को जब सामने लाया गया, तो पृथ्वीराज बड़े ही तेज से मोहम्मद गौरी की तरफ घूर रहा था। तो मोहम्मद गौरी गुस्सा आ गया। मोहम्मद गौरी ने कहा कि अपनी आंखें नीची करो पृथ्वीराज। लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि ये जो आंखें हैं, ये किसी के सामने, राजपुताना यानी क्षत्रिय की आंखें हैं, ये किसी के सामने झुकती नहीं है। तो इसी द्वेष में, इसी गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली। क्या निकलवा ली? आंखें निकलवा ली, और उनको बहुत ही शारीरिक प्रताड़ना दी। आगे चंद्रबरदाई लिखता है कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये सब देख नहीं पा रहा था, मैं कैसे भी करके बदला लेने की सोच रहा था मोहम्मद गौरी से। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, मुझे पता था कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं, और इतिहास में या हम कहें हमारे भारत में दो राजा हुए जिनको शब्दवेदी बाण चलाना आता था। एक राजा दशरथ की बात करते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है, ऐसा हमने रामायण में भी पढ़ा है, ठीक है।
और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को भी शब्द वेदी बाण चलाना आता था, यानी सिर्फ आवाज सुनकर वो बाण चला दिया करते थे। तो यही मौका था चंद्रबरदाई के पास। चंद्रबरदाई गया मोहम्मद गौरी के पास, उसने बोला कि महाराज मेरे जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, उनके पास एक ऐसी कला है कि वो बिना देखे ही कहीं भी तीर मार सकते हैं, कहीं भी निशाना मार सकते हैं। मोहम्मद गौरी को इस पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी इस बारे में सुना ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, हम एक मौका देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप आदेश देना, आप उनके हाथों में तीर कमान दो, बेड़ियां खुलवाओ और आप आदेश देना, जहां पर कहोगे वहां पर तीर मार देंगे। और यहाँ पर चंद्रबरदाई ने पहले ही गुफ्तगू कर ली थी, पहले ही बात कर ली थी किससे, पृथ्वीराज चौहान से, कि कैसे जैसे ही मोहम्मद गौरी आदेश दे, किसको, आपको आदेश दे कि तीर चलाओ, जहां से उसकी आवाज आए वहीं पर आप तीर दाग देना और मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाएगी। यही प्लान बनाया मोहम्मद गौरी और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान को लाया गया उस सभा में, भरी सभा में। उसने मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चलाओ तीर, और जैसे ही आवाज सुनी और उधर से इशारा किया किसने, चंद्रबरदाई ने अपनी एक कविता में लिखा है, मैंने बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जैसे ही ये बोला है चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान ने तीर दागा है और उसके सीने में तीर लगा मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु हुई तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे को खंजर मारकर एक दूसरे की हत्या कर दी, ताकि उन पर कोई प्रताड़ना या उन पर कोई भी संकट ना आए, क्योंकि पता था कि वहां पर जो मोहम्मद गौरी की सेना थी वो तुरंत ही उन लोगों को मार देती, इसलिए उन्होंने स्वयं ही खुद को खत्म करना सही समझा। ऐसा माना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान साथ जन्म था इनका, साथ ही साथ इनका जन्म था, साथ ही साथ बड़े हुए और साथ ही साथ मारे गए, ठीक है, या मर गए। तो ये कहानी है पूरी हिंदू वंश के राजा, अंतिम राजा, हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। बहुत ही महान राजा थे। आज उनका जन्म दिवस हम सभी जानते हैं, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज क्या है डेट है, आज है 19 मई। कह सकते हैं कि ये बायोग्राफी है महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की और अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो आपको उसको शेयर जरूर करें और सभी तक ये नॉलेज जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।